ठीक, ओके सर। डिस्प्ले है तो आप यहाँ पे चलिए। ओके, ठीक है सर, मैं स्टार्ट करता हूँ सर, स्टार्ट करूँ। ओके, हेलो, स्टार्ट करें। तो अपने ऑडिट करने वाले हैं, कोई आइडिया ऑडिट का तुम लोग को? कुछ भी आइडिया, एनीथिंग? हाँ, और आएंगे कब तक आएंगे? ठीक है, जब तक आ रहे हैं उनको बोलो आने के लिए, तब तक अपने बात कर लेते थोड़ा बहुत ऑडिट के बारे में। अकाउंटिंग हुआ है कि नहीं ये सब चेक करता है ऑडिट में। और क्या आइडिया है? कुछ भी आइडिया? क्यों करवाते हैं? हम लोग का गलती हुआ, हम लोग चेक करने के लिए किसी को बोलते हैं कि चेक कर लो। हम्म 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 ठीक कराने के लिए सर बोलते हैं कि मैं ऑडिट कर दूं, यही तो। फिर ठीक है, सी पे बहुत विश्वास है तुमको। इंटर में रहता है, जो सी ए इंटर में रहता है वो जाता ऑडिट करने के लिए। अच्छा, हाँ, अच्छा, वो प्रैक्टिस अंडर सी ए होता है जो सी ए इंटर का। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोई आइडिया? ठीक है, नाइस। ठीक है, हम जो बोलेंगे, आई होप तुम, यू आर लाइक अ वाइट बोर्ड, हम जो बोलेंगे तुम समझ पाएगा। ठीक है, ऑडिट क्यों होता है, ऑडिट क्या होता है, क्यों करवाते हैं, क्या फ़ायदा होता है करवा के, किसको फ़ायदा होता है। ठीक है, सी ए इंटर का स्टूडेंट लोग नहीं करता है, आर्टिकल वर्ड यूज़ करते हैं अपने। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम सी ए कर रहा है तभी तुम ऑडिट कर सकता है, तुम अगर सी ए फर्म में काम कर रहा है। हाँ, हाँ, जब तुम सी ए फर्म में काम कर रहा है अगर, तो तुम्हारा जो सी ए इन प्रैक्टिस है वो तुमको भी ऑडिट का काम सिखा सकता है, तुमको भी भेज सकता है ऑडिट करने के लिए। ठीक है, तो बीकॉम पास आउट भी ऑडिट कर सकता है। ओके, पर अपॉइंट सी ए होता है चार्टेड अकाउंटेंट, उसके यहाँ जो काम कर रहा है उसको भेजता है ऑडिट करने के लिए। ठीक है, सिलेबस वैसे तुम लोग को पता है, 100 मार्क्स का 20 मार्क्स तुम लोग को फ्री में मिलेगा, 80 मार्क्स के लिए तुम लोग को मेहनत करना है। मतलब इंटरनल्स है तो तुम्हारा, भाई वो फ्री है ना। वो तो तुम लोग के कॉलेज वालों पे डिपेंड करता है कितना देंगे तुमको। कितना? 20-20 देगा नहीं, कितना दे देगा मिनिमम? बहुत नहीं है 16, डोंट यू थिंक? 20 डिवाइड बाई 16 कितना होता है? 16 डिवाइड बाई 20 कितना होता है? मैथ्स बहुत बढ़िया है, 80% ला रहे हो। बीकॉम में एग्रीगेट 80% आया किसी में? तो 80% मार्क्स तो तुमको दे रहे हैं ना। हाँ, तुम लोग क्या लाए थे हम लोग को पता है, और कैसे लाए थे वो भी हम लोग को अच्छे से पता है। वी शुड नॉट गो देयर, कि ऑनलाइन क्लासेस में सर आग लगा दिए थे, तो उसके बारे में डिस्कशन ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमको पता है कि तुम लोग कितना कैसे किया था। हाँ, हाँ, वो टीचर्स का परीक्षा होता था, तुम लोग का नहीं होता था। बोले सर कुछ स्टूडेंट्स आएंगे, इसका वेट कर रहे हैं। हाँ सर, 10 मिनट का ब्रेक दिया। हाँ, तो वेट कर रहे हूँ फिर। सो बेसिकली इट्स अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट,
मेरे हिसाब से तुम लोग का प्रॉब्लम क्या होता है, तुम लोग जय माता दी करके याद करना शुरू करता है और बीच रास्ते में भूल जाता है, फिर वापस शुरू से याद करता है, फिर भूल जाता है। तुम लोग समझता नहीं है सब्जेक्ट को, ठीक है, इससे तुम लोग को टफ लगता है ऑडिट। और फिर तुम लोग कहीं कहीं से सुन लिया है कि लॉ एंड ऑडिट वर्ड बाय वर्ड इंस्टीट्यूट मांगता है, ऐसा वर्ड लिखना होगा तुमको तभी मार्क्स मिलेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। नहीं, मैं फर्स्ट क्लास ले रहा हूँ ऑडिट का। नहीं नहीं नहीं, मेरे को स्टूडेंट लोग बोलता रहता है ना कि सर बोले ये वर्ड तो लिखना ही होगा, इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेगा। वैसा लॉ में नहीं होता, वैसा ऑडिट में होता है, लेकिन ऑडिट में कुछ वर्ड्स है तुमको। नहीं नहीं नहीं, लॉ में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जिसको आपको लर्न करके याद करके लिखना ही पड़ेगा तभी आपको मार्क्स मिलेगा, वरना मार्क्स नहीं मिलेगा। मतलब सीए फाइनल तक का बता सकता हूँ तुमको। सीएस, आई एम सीएस क्वालिफाइड, तो सीएस का भी बता सकता हूँ तुमको, ठीक है। तो सीए फाइनल में मैं 78 आया था, मैं कुछ भी वर्ड नहीं याद करके गया था। आई थिंक दैट इज़ फाइन, 78 काफ़ी है आई थिंक, मेरा ज़्यादा भूख नहीं है। हाँ, तो सेक्शन भी नहीं लिखा था एक भी, ठीक है। तो जो मिथ्स है तुम लोग का लाइफ का कि बिना सेक्शन और बिना अच्छा खतरनाक वर्ड्स के मार्क्स नहीं मिलता है, तो आई एम एन एग्जाम्पल ऑफ नलीफाइंग दैट मिथ, कैसा नहीं है, ठीक है। टीचर्स इसलिए बोलते हैं आपको सेक्शन याद करने के लिए और वर्ड्स याद करने के लिए, क्योंकि जब अपने मन से लिखने बोलते हैं तो आप खुद का एक नया लॉ क्रिएट कर देते हो। तो टीचर्स को डर लगता है कि आपको वो चीज़ देने, वो पावर देने के लिए कि बेटा अपने मन से बोल के दिखाओ, तो फिर तुम अपने मन से एक नया ही कानून बना देते हो। बहुत द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, सबका काम तुम लोग बैठे बैठे कर देते हो। तो टीचर्स को उससे डर लगता है, इसलिए वो बोलते हैं कि प्लीज़ जैसा बोले वैसे ही पढ़ लो, तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप समझते हैं, अपने वर्ड्स में लिखते हैं, तो आपको भी तभी उतना ही मार्क्स मिलेगा। सेक्शन याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक ना, भावना वही रहनी चाहिए, तो मार्क्स मिल जाएगा। मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैं खुद खुद मार्क्स लाया हूँ, तो मेरे को पता है कि कैसे मार्क्स आएगा, राइट। हाँ, तो जो बोलते हैं आपको, अच्छा बात है, उनको पता है आपका डर लगा हुआ है आपको, तो डराते हैं आपको, आप डरते हो अच्छे से, और कुछ नहीं है। लॉ इज़ वेरी सिंपल, ऑडिट थोड़ा सा टेक्निकल है, पर लॉ तो बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, ठीक है ना। लॉ में हंसते हंसते मार्क्स आता है, विद स्माइलिंग फेस। हाँ, क्या बोला, कौन सा लॉ का एग्जाम दिया है तुम? कंपनी लॉ का, कौन सा? सीएस का, ठीक है। अटेंड जस्ट वन क्लास, अटेंड जस्ट वन क्लास, ठीक है ना। मेरा कोई भी क्लास होगा यहाँ पे, बीकॉम का भी क्लास होगा, अगर अटेंड जस्ट वन क्लास। आज लॉ नहीं पढ़ा रहा मैं, आज ऑडिट का क्लास है। अटेंड जस्ट वन क्लास, उसके बाद अगर लॉ से डर लगेगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, यू कैन कीप इट वॉट एवर यू लाइक। लॉ इज वेरी इजी। वरुण, वरुण मोहता। लॉ से मेरे को प्यार है, ठीक है ना। तो मेरे को कोई बोलेगा लॉ टफ है तो मैं मान नहीं सकता, क्योंकि इट्स बटर। देखते हैं। और एक और चीज़, जब भी क्लास स्टार्ट होगा, जितना देर में भी तुम्हारे फ्रेंड लोग आ रहे हैं भाई, बोल दे जल्दी आने के लिए, ठीक है ना। तो लेट्स विल स्टार्ट नाउ। क्लास जब भी स्टार्ट होगा, अपना कोई भी सब्जेक्ट का क्लास स्टार्ट होगा यहाँ पे, मेरा खास करके जो भी क्लास होगा, आई रिक्वेस्ट प्लीज आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, ये सोच के पूछता नहीं है क्योंकि तुम लोग को लगता है कि यार सबको समझ में आ गया, मेरे को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। लगता सबसे टैलेंटेड मैं ही हूँ क्लास में, ठीक है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा ही सिली क्वेश्चन पूछ लिया है। फॉर एग्जाम्पल, ऑडिट का क्लास चल रहा है, आधा क्लास खत्म हो गया, उसके बाद बोले सर ऑडिट होता क्या है, ठीक है। तो डोंट माइंड, इट्स ओके, आप सीखने आए हो, ठीक है। आप सीखने आए हो, आस्क as much questions as you want, as many time as you want. If you are not understanding, maybe there is some different way I can explain you it, ठीक है ना। हो सकता है क्लास में भी नहीं समझ में आया तो क्लास के बाद तुम पूछ लो एक बार, ओके।
क्योंकि अगर तुम लोग नहीं पूछोगे तो मैं पूछूंगा, और मेरे को दिखता है कि किसको समझ में आया किसको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तुम फेक नहीं कर पाओगे। स्टार्ट करें अब ऑडिट। एकदम सिंपल तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने। जितना मिनिमम मेरे मैथ में है उतना तुमको लिखना है, उससे ज़्यादा लिखो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, पर मिनिमम जितना मैं बोल रहा हूँ उतना लिखना होगा आपको। ओके, हर एक वर्ड जो लिखा हुआ है उसका मतलब समझेंगे, उसके बाद उसको याद करना है। उसका टेस्ट होगा तुम लोग का, पेपर में चेक करूंगा लाइक ए स्कूल स्टूडेंट, ताकि मेरे को समझ में आएगा तुम लोग का राइटिंग स्किल्स कितना खतरनाक है, उसको कहाँ का इंप्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अपने उस लेवल तक काम करेंगे, क्योंकि मेरे को रिजल्ट चाहिए 100%। मैं उससे कम रिजल्ट में सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ओके, सो फॉर दैट आई नीड योर सपोर्ट इन द क्लास, एंड रेगुलर रहना है और एग्जाम्स देना है। ओके, चलो, व्हाट इज ऑडिट। ठीक है, आपने जो डेफिनेशन बोला था उसी डेफिनेशन को थोड़ा ढंग से लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है? ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। देखो यहाँ पे क्या बोला है, ऑडिट क्या है? एक सिस्टमैटिक है, ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, किस चीज का एग्जामिनेशन? ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन ऑफ एन एंटिटी। किसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? किसी एंटिटी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। क्यों करा रहे हैं? ताकि ऑडिटर अपना एक ओपिनियन दे कि मेरा जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो ठीक है कि नहीं है। हम यहाँ पे अलग सा कुछ नहीं बोला है, जो तुमको पता है उसको बस सही ढंग से बताया है तुमको। सबसे पहले हम लोग वर्ड यूज किए सिस्टमैटिक। जब भी किसी कंपनी का ऑडिट होता है ना, तो पहले कंपनी का मालिक लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी है वो, एंड जो ऑडिटर जिसको अपॉइंट किए हैं, दोनों का मीटिंग होता है। मीटिंग में डिसाइड होता है कि क्या स्कोप रहेगा ऑडिट का। मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि क्या स्कोप रहेगा ऑडिट का, कितना टाइम, कितना पैसा मिलेगा, सब कुछ डिसाइड करते हैं। तो एक सिस्टमैटिक है। उसके बाद क्या लिखा है? इंडिपेंडेंट। वाई द वर्ड इंडिपेंडेंट इज देयर? जो सीए को हम अपॉइंट कर रहे हैं ना भाई, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सर इंडिपेंडेंट का मतलब किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। द वर्ड इंडिपेंडेंट कंपनी लॉ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड यही है। उस वर्ड का नाम है इंडिपेंडेंस। चाहे वो ऑडिटर हो, डायरेक्टर्स हो, हमेशा वर्ड इंडिपेंडेंट को महत्व दिया गया है। रीजन, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जो इंसान है, जो ऑडिटर है, ही शुड नॉट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनीबडी। सर अगर इन्फ्लुएंस में आ गया तो, इन्फ्लुएंस में अगर आ गया ना, तो वो सही ओपिनियन नहीं दे पाएगा, तो वो कंपनी के हिसाब से ओपिनियन देगा। राइट, कंपनी तुमको हायर कर रहा है ऐसे चाहिए, कंपनी तुमको हायर कर रहा है ऐसे चाहिए, तुम बोलेगा ये तू फालतू है भाई? क्या तुम कंपनी को ऐसे बोलेगा? क्या बनाया भाई, बैलेंस शीट वगैरह बनाएगी कि दिवाली बनाया है, समझ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं बोलेगा ना। पर यही तुम अगर इंडिपेंडेंट है और कंपनी सही में झोल करके रखा है, तो तुम बोलेगा ना कि क्या है। राइट, तो वर्ड इंडिपेंडेंट मतलब होता है ही शुड नॉट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनीबडी, अनबायस्ड होना चाहिए। ठीक है ना। अपने स्कूल लाइफ में आप लोग को ऐसा लगा ना कि कोई स्टूडेंट आपसे कम पढ़ने में तेज है, तभी मार्क्स उसको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो टीचर का, हाँ ठीक है, अपने बोल नहीं पाते स्कूल में कि सर ये क्या मतलब है, पर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ऑडिट कर रहा है एक सिस्टमैटिक होता है। व्हाट इज ऑडिट? इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच। सेकंड, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब समझ में आया? तो एग्जामिनेशन, उसके बाद क्या? एग्जामिनेशन करना। क्या चीज का एग्जामिनेशन करना? तुम लोग बोला बैलेंस शीट पीएल, यही बोला था, बैलेंस शीट पीएल चेक करेंगे। पर हम बैलेंस शीट पीएल वर्ड की जगह क्या वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? सबसे पहले देखो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का डेफिनेशन होता है कि इसके अंदर बैलेंस शीट पीएल, नोट्स ऑन अकाउंट्स, ठीक है, और अदर और भी कुछ डिस्क्लेमर रहता है, कुछ भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रहता है, कुछ भी एनेक्सर रहता है, सब कवर होता है। तो तुम लोग आज से ये सोचोगे नहीं कि बैलेंस शीट पीएल का ऑडिट होता है। वाउचर भी तो चेक होता है भाई, वाउचर्स भी तो चेक होता है, नोट्स टू अकाउंट्स भी तो चेक होता है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड बैलेंस शीट पीएल, हम लोग अपने दिमाग में क्या वर्ड सोचेंगे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ऑडिट क्या है? एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है। किस चीज का? फाइनेंशियल
इंफॉर्मेशन का। किस चीज का? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है इसका ऑडिट? किसी भी कंपनी का ऑडिट क्यों हो रहा है? क्या? नहीं नहीं नहीं, हम एक सीईओ को बोल रहे हैं कि भैया मेरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का आप ऑडिट करो और अपना ओपिनियन दो। क्या दो? ओपिनियन दो। सर उसका ओपिनियन से मेरे को क्या फर्क पड़ेगा? उसका ओपिनियन से मेरे को ये फर्क पड़ेगा, एक तो वो क्वालिफाइड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेकंड वो इंडिपेंडेंट है। तो जब भी बाहर के लोग देखेंगे कि उसका ओपिनियन सही है मेरे बारे में, तो मेरी कंपनी का नाम बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगा, इन्वेस्टर्स लोग खुश रहेगा। पहले नया तो छोड़ दो, पुराना वाला आदमी खुश रहेगा ना। मेरा एम्प्लॉय लोग को लगेगा कि हाँ ये लोग बैलेंस, ये लोग पीएफ ये सब का पैसा टाइमली पेमेंट कर रहा है, अपना सिक्योरिटी है जॉब का। डेटर्स क्रेडिटर्स लोग खुश रहेगा कंपनी से। गवर्नमेंट खुश है कि टैक्स का पेमेंट टाइमली हो रहा है, राइट? मतलब सिंपल भाषा में ये पूरा चीज को समझाया जाए तो ये सबको हम क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर्स। क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर्स। सो ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी विल बी हैप्पी विद द कंपनी। अगर मैं कंपनी का ऑडिट कराता हूं और ऑडिटर ओपिनियन देता हुआ मजा आ गया, क्या कंपनी है, तो मेरे सारे के सारे स्टेक होल्डर्स खुश होंगे कि नहीं होंगे मेरे से? सबसे पहला रीजन ये है कि स्टेक होल्डर्स, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ऑडिट कराने से। सेकंड, लॉ बोलता है कि आपको कहीं कोई कोई कंपनी को कंपलसरी ऑडिट कराना पड़ेगा, तो लॉ का बात मानने के लिए अपने ऑडिट करवाते हैं। तो वाई ऑडिट समझ में आया? ऑडिट क्यों करवा रहे हैं? ताकि स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। सेकंड, लॉ का कंप्लायंस होगा, लॉ बोला ऑडिट कराने के लिए, अपने ऑडिट करवा रहे हैं। क्लियर है? अभी तुमसे कोई पूछेगा कि भैया ऑडिट का डेफिनेशन क्या है, तो ऑडिट का डेफिनेशन क्या है? ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। किसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ये? किसी एंटिटी का। एंटिटी सर बड़ा है छोटा है मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा सर, ठीक है ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, बड़ा है छोटा मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों करवा रहे हैं? सीए का ओपिनियन के लिए, ताकि सीए अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करे। आर वी क्लियर ऑन दिस? डेफिनेशन ये लिखा हुआ है तुम्हारा। अब इस डेफिनेशन को और अच्छे से समझते हैं। डेफिनेशन इतना लिखोगे तब भी मार्क्स मिलेगा, पर तुम्हारे में और बाकी सब में डिफरेंस क्या है फिर? एक टीचर जब नोटबुक चेक करेगा तुम्हारा, तुमको ज़्यादा मार्क्स क्यों देगा भाई? तुमको जानता है क्या? मैं हैंडराइटिंग उसको बचपन से दिखा था, सपने में आया था कि ऐसा हैंडराइटिंग वाला स्टूडेंट को मार्क्स देना है, ऐसा नहीं है ना। तो जब भी तुम कोई आंसर लिखता है, दो चीज़ माइंड में होना चाहिए। पहले तो आंसर सही होना चाहिए। तुम लोग अपने सीनियर लोग भी सुना होगा, भाई कहानी लिख के आ गए थे अपने, मार्क्स मिल गया था, गाना लिख के आ गए थे, मार्क्स मिल गया था। ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है? तुम किसी भी टॉपर का पेपर उठा के देख लेना, एक भी गाना नहीं लिखा हो उसके अंदर। तो सही आंसर लिखना है सबसे पहले। और सेकंड चीज क्या है? आपका आंसर डिफरेंट कैसे है? हाउ इज योर आंसर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? लोग डिफरेंट के चक्कर में गलत आंसर मत लिख के आया ना। सही आंसर लिखना है, उसको थोड़ा सा डिफरेंट लिखना है, ठीक है? तो ऑडिट का डेफिनेशन याद रहेगा तुमको? पक्का याद रहेगा भाई? ऑडिट का डेफिनेशन बता मेरे को। हाँ, ये डेफिनेशन है तो मतलब तुमको पता नहीं है ना ऑडिट का डेफिनेशन? इधर 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 देख के भाई, इधर। हाँ भाई, एक एक वर्ड देख रहा है, देख के बोल रहा है, वैसे मत कर मेरे साथ। मेरा सिंपल सा भाषा में क्वेश्चन ये है, डेफिनेशन पता है क्या ऑडिट का? नहीं पता है, लेट से आए थे। जो तुमको डेफिनेशन पता है वो नहीं पूछ रहा, जो डेफिनेशन है वो पूछ रहा है भाई। ऑफ एंटिटी बिग टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ओन, ठीक है? देख, मेरे से पढ़ने का, हम अभी से बता दे रहा, फर्स्ट क्लास है ना, मेरे से पढ़ने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि तुम अगर नहीं पढ़ रहा है ना, तुम दूसरे दिन से क्लास नहीं आएगा। अपने को 4 स्टूडेंट भी चलेगा, पर चारों पास होना चाहिए, ठीक है? पहला चीज, ओके? क्लियर है? तो भाई लेट से आया तो बोलना भाई सर वापस समझा दीजिए, लेट से आए हैं। हम समझा रहे हैं, हम तो नेक्स्ट टॉपिक में चला जाता, पर हम तो जानबूझ के पूछ रहे हैं ना कि सिलेबस खत्म करना है। मेरे को 20 क्लास लगेगा, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा ऑडिट का, मैक्सिमम 20 क्लासेस। तो मेरे को भागना नहीं है, मेरे को तुमको साथ में लेके भागना है, ठीक है ना? क्लियर है भाई? जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा पूछो,
वरना मैं पूछेगा और वो ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। ऑडिट का किस चीज को मतलब समझ में आया, पहले ये बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 जन को समझ में आया। तुम किसी कंपनी का ऑडिट कर, सुना है कि ऑडिट हो रहा है, ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? 2 रीजन से ऑडिट होता है भाई। एक तो लॉ बोला ऑडिट करवाओ, दूसरा स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए ऑडिट करवाया जाता है, ठीक है। सर स्टेक होल्डर्स क्या होता है? कोई भी जो कंपनी से किसी भी तरह एसोसिएटेड है उसको स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। कंपनी का एम्प्लॉय कंपनी का स्टेक होल्डर है, कंपनी का क्रेडिटर, डेटर, गवर्नमेंट, ठीक है, ये सब कोई क्या है? स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी है। मैनेजमेंट वो भी स्टेक होल्डर है कंपनी का। तो इनको क्या फायदा होगा ऑडिट से? इनको ये फायदा होगा ऑडिट से कि सपोज करो पीएफ का पैसा टाइमली जमा हुआ कि नहीं हुआ, ऑडिटर चेक करेगा। इससे एम्प्लॉय को ये कॉन्फिडेंस होगा कि भैया मेरा पीएफ सिक्योर्ड है, टाइमली पेमेंट हो रहा है डेटर क्रेडिटर का, तो दोनों का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। टैक्सेस के लिए गवर्नमेंट खुश रहेगा कि हाँ सब कुछ ठीक बोल रहा है सीए, तो मतलब टैक्सेस भी टाइमली और करेक्ट जमा किया गया है। बात समझ में आ रहा है मेरा? तो ये 2 रीजन होता है जिसके कारण कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है स्टेक होल्डर्स लोग का, और लॉ का कंप्लायंस होता है, इसलिए ऑडिट करवाते हैं। अब ऑडिट कौन करता है? 99% केसेस में अ चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, अ चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। तो व्हाट डू यू मीन बाय इन प्रैक्टिस? जो सीए के डिग्री के बाद खुद का एक फर्म खोला है सीए का काम करने के लिए, ठीक है ना, सीए का सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो खुद का एक फर्म खोला है। सर आफ्टर बिकमिंग ए सीए आप क्या क्या कर सकते हैं? सर आफ्टर बिकमिंग ए सीए मेजोरिटी लोग एम्प्लॉयमेंट में चला जाता है, तो सीए एज एन एम्प्लॉई क्या वो ऑडिट कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, सर वो जो कर रहा था वही कर रहा है अभी भी, उसका खुद का बिजनेस है, वो बिजनेस ही कर रहा है, क्या वो ऑडिट कर सकता है? नहीं। जो खुद का फर्म खोला है और सीए का सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ वही ऑडिट कर सकता है। तो कौन ऑडिट कर सकता है? क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग ऑडिट के डेफिनेशन में। अब आते हैं ऑडिट के डेफिनेशन में। तो ऑडिट में क्या बोला है? इट इज अ सिस्टमैटिक एंड सिस्टमैटिक, एक सिस्टमैटिक ढंग से होता है काम, ठीक है ना, कि आपको बुलाएगा, बताएगा कि आपको ये काम है, ये ऑडिट करना है, आप बोलेंगे इतना पैसा लगेगा, इतना टाइम में हम करेंगे, तो एक सिस्टमैटिक काम है ये, ठीक है। सिस्टमैटिक क्या लिखा हुआ है? एंड इंडिपेंडेंट। वाई द वर्ड इंडिपेंडेंट इज यूज्ड? क्योंकि जो सीए है, जो चार्टेड अकाउंटेंट है, ही इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन। इंडिपेंडेंट मतलब सर खुद कमा रहा है क्या? हाँ खुद तो कमा रहा है, इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं बोला गया है। इंडिपेंडेंट इसलिए बोला गया है कि उसका जो ओपिनियन है वो अनबायस्ड रहेगा, ठीक है, उसका जो ओपिनियन है वो इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगा, इसलिए वर्ड इंडिपेंडेंट यूज किया गया है। उसके बाद वो एग्जामिनेशन करता है। किस चीज का एग्जामिनेशन करता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? बैलेंस शीट, पीएल, नोट्स टू अकाउंट्स, ये सबको हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। जब तुम ये सारा चीज चेक कर लिया तो तुम्हारे मन में कुछ ओपिनियन फॉर्म होगा ना, वही ओपिनियन को तुम ऑडिट रिपोर्ट में लिखता है, लिख के दे देता है कंपनी के मेंबर्स लोग को, ठीक है। जो अपना एजीएम होता है ना, एनुअल जनरल मीटिंग, उसके अंदर देखते हैं, उसके अंदर डिस्कशन होता है कि अच्छा सीए ये बोला है, ठीक है। ये पूरा का पूरा चीज को हम लोग बोलते हैं ऑडिट, ओके। तो ऑडिट क्या है? इट इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसका इंफॉर्मेशन? एंटिटी का, बड़ा और छोटा फर्क नहीं पड़ता। क्यों करवा रहे हैं? ताकि सामने वाला को ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए हम बोले हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस? एकदम क्लियर है, ओके गुड। अब देखो वहां वर्ड इंडिपेंडेंट के बगल में ब्रैकेट दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि हम समझा दिया वापस पूछेगा नहीं, मैं वापस पूछेगा क्लास का एंड होने से पहले, ठीक है। इंडिपेंडेंट के बगल में लिखा हुआ है कि शुड नॉट बी अंडर एनीबॉडीज इन्फ्लुएंस। उसके बाद एग्जामिनेशन वर्ड के बगल में लिखा हुआ है कि कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। एग्जामिनेशन का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू मीन बाय एग्जामिनेशन? कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे ताकि एविडेंसेस ऑब्टेन करें। सर क्या प्रोसीजर? 2 टाइप का प्रोसीजर होता है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, कंप्लायंस प्रोसीजर। सिंपल भाषा में बोलेंगे, तुमको हम तुमको एज ए सीए अपॉइंट किए और बोले कि भाई मेरा ऑडिट कर, तो तुम क्या करेगा? कुछ अपना टीम को भेजेगा, वो लोग कुछ काम करेगा। क्या काम करेगा? जो तुम उसको बोला है करने के लिए, वो लोग क्या करेगा? कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। दो सिंपल भाषा में पूछेंगे, 2 ही चीज चेक करता है तुम लोग। अकाउंट्स का कुछ चेक करता है और चेक करता है कि किसका कितना अथॉरिटी है, क्या काम वो कोई कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है।
ठीक है, तो वो दोनों चीज चेक करने का प्रोसीजर का नाम है सब्सटेंटिव एंड कंप्लायंस प्रोसीजर। ठीक है, इससे तुम ऑब्टेन क्या करता है, एविडेंस। एक बार एविडेंस ऑब्टेन कर लिया तो उसके बाद ही तुम ओपिनियन फॉर्म कर सकता है। उसके बाद तुम ओपिनियन फॉर्म करता है और अपना रिपोर्ट रेडी करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या होता है? सच्चा और अच्छा। एक चीज बताओ, कोई कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, क्या तुमको उसका ऑडिट करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, गुड आंसर। लॉस हो प्रॉफिट हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम ऐसे सीए क्या, ये देखना कि जो तुम बता रहा है वो सही बताया है कि नहीं बताया है। तो पहले ये चीज क्लियर होना चाहिए कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, लॉस मेकिंग कंपनी हो, नॉर्मल कंपनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सीए अपने जा रहे हैं वहां पे ये बताने के लिए कि कंपनी ने जो भी चीज लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो सही लिखा है कि नहीं। तो मेरा ओपिनियन किसके ऊपर होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बात समझ में आया? क्लियर है? तो मेरा ओपिनियन किस पे होगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार ये सारा लाइन को पढ़ो, दोनों का मतलब समझाता है। इसके अलावा सारा लाइन पढ़ो, कुछ और डाउट है तो पूछो मेरे से अभी। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो भाई पूछ लेना, समझ नहीं आया हो यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, तो तुम्हारा डाउट था कि सब्सटेंटिव और कंप्लायंस क्या होता है, वो डाउट होना ही था क्योंकि हम समझाया ही नहीं अभी तक क्या है, ठीक है ना। हम समझाएगा अभी। इसके अलावा बाकी सब समझ में आया? व्हाट डू मीन बाई फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, ये वर्ड का मतलब क्या है? बोल रहे हैं कि इंफॉर्मेशन चेक करेंगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी चेक करेंगे, नॉन फाइनेंशियल भी चेक करेंगे। फाइनेंशियल तो तुम लोग बता देगा सर बैलेंस शीट भी चेक कर लेंगे, नॉन फाइनेंशियल मतलब वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, उसका बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जोर से बोलो। सेल्स टर्नओवर तो फाइनेंशियल का पार्ट है। सर सोचो ही नहीं, आप बोले पढ़ने में पढ़ लिए बस। नॉन फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है भाई? चलो मान सकते हैं, ये चीज भी चेक कर सकते हैं कि जिसको जो अथॉरिटी दिया था उस अथॉरिटी के बियॉन्ड काम कर रहा है कि उसके अंदर रह के काम कर रहा है। सेकंड, सिंपल सा चीज, रेशियो एनालिसिस वर्ड सुना है, ट्रेंड सुना है, ट्रेंड। तो ये सब भी चेक करता है एज ए सीए कि लास्ट ईयर का तुम्हारा प्रॉफिट इतना था, इस साल प्रॉफिट बढ़ गया कि घटा है। रेशियो एनालिसिस चेक करते हैं डेट इक्विटी रेशियो पहले से कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है। तो ये सब चीजें क्या है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ये। इसके ऊपर भी ध्यान देता है एज ए सीए कि तुम्हारा कंपनी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो तुम डाटा शो किया है वो ठीक किया है कि नहीं किया है। तो बोथ द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोनों पे फोकस करते हैं अपने। क्लियर है? और जो ओपिनियन देते हैं उसके बाद देते हैं जब मेरे पास हाथ में एविडेंस आ जाता है, तब मेरा ओपिनियन क्या शो करता है कि तुम्हारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, डेफिनेशन पूरा क्लियर है दो वर्ड को छोड़ के? दो वर्ड कौन सा है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर एंड कंप्लायंस प्रोसीजर। नाम भारी है, काम बहुत सिंपल है इसका। जब तुम अकाउंट चेक कर रहा होता है ना, जिस प्रोसीजर से अकाउंट चेक कर रहा है उसको सब्सटेंटिव प्रोसीजर बोलते हैं, और जिस प्रोसीजर से इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहा है उसको कंप्लायंस प्रोसीजर बोलते हैं। सर अकाउंट्स तो समझ में आया, सुना सुना है बचपन से, कॉमर्स से हम लोग। सर इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय इंटरनल कंट्रोल? हाँ, नहीं
नहीं, कंपनी का पॉलिसी जो होता है ना, किसी भी कंपनी, भारी वर्ड था इंटरनल कंट्रोल, सिंपल कर लो। कोई भी कंपनी का जो पॉलिसी होता है, क्या पॉलिसी सर? सपोज करो कंपनी का ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है इतना सा, इसमें खाली कंपनी का अकाउंटेंट और सीईओ ही एंटर कर सकता है और कोई एंटर नहीं कर सकता। तो क्या तुम ऐसा बोल सकता है कि इसका अकाउंटिंग स्ट्रांग है भैया, क्योंकि कोई और छू नहीं सकता अकाउंट्स, सिर्फ 2 ही आदमी छू सकता है। एक और कंपनी है, तुम्हारा कंपनी है, उसमें पियोन से लेके डायरेक्टर लोग सब घुस सकते हैं उस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, कोई भी एंट्री कर सकता है। तो उसका इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है कि वीक है? उसका कंट्रोल वीक है, कोई भी एंट्री कर दे रहा है भाई, बाद में पकड़े तो किसको पकड़े? पूरा कंपनी को निकाल दे क्या? नहीं ना। तो व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? सिंपल भाषा में, पॉलिसी ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी का कोई भी चीज से रिलेटेड जो पॉलिसी होता है वही उसी का इंटरनल कंट्रोल होता है। ठीक है, तुम मेरे को बताओ, सपोज करो तुम सीए है, तुम कौन सा कंपनी में ज्यादा रिलैक्स होकर काम कर पाएगा? वैसा कंपनी जिसका पॉलिसी है कि सिर्फ या तो सीईओ या अकाउंटेंट ही एंट्री कर सकता है अकाउंट्स में, कि वैसा कंपनी जिसमें हर कोई एंट्री कर सकता है अकाउंट्स में, जिसमें सीईओ अकाउंटेंट कर सकता है, तुम उसी में शांति से काम कर पाएगा ना? क्यों भाई? हाँ, बात सही है कि गलती हो सबको पकड़ना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी सर्टेन किया हुआ 2 ही आदमी का, मतलब क्या है? हाँ, गलती हो तो इन दोनों में से किसी का होना है, और दोनों पढ़ा लिखा है अकाउंट्स के बारे में। वहां पे मेरे जो काकू जो काम करते हैं, पियोन दादा, उनको अकाउंट्स का एंट्री का ई भी नहीं पता, अगर वो एंट्री कर दिए तो खतरनाक हो जाएगा ना चीज। तो इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो तुमसे हम पूछ रहे हैं, अगर तुमको पता चल गया कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, तो तुम ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करेगा कि कम प्रोसीजर परफॉर्म करेगा? हाँ, जो भी बोले उसका रीजन होता है। कम करेगा, क्यों कम करेगा? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो कम करने से भी काम हो जाएगा। और यही दूसरा कंपनी जिसका इंटरनल कंट्रोल बहुत खराब है, तो इसमें ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा, है ना? तो जब भी हम ऑडिट करते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कंपनी का पॉलिसी क्या है, मतलब कंपनी का इंटरनल कंट्रोल चेक करते हैं। किससे चेक करेंगे इंटरनल कंट्रोल? कौन सा प्रोसीजर से? जानबूझ के पूछे थे हम पहले, क्योंकि सब्सटेंटिव वर्ड लेके हम जानबूझ के इंटरनल कंट्रोल का बात किए तुम्हारे से। याद करने का तरीका समझाते हैं। इंटरनल कंट्रोल IC, C फॉर कंप्लायंस प्रोसीजर। ठीक है, दिमाग में ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है अपने को, कॉमन सेंस यूज करेंगे, याद हो जाएगा। इंटरनल कंट्रोल का C है, उसको चेक करने के लिए जो प्रोसीजर, उसको कंप्लायंस प्रोसीजर बोलते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम, AS, अकाउंटिंग सिस्टम, उस सिस्टम को चेक करने के लिए जो प्रोसीजर यूज करते हैं उसको सब्सटेंटिव प्रोसीजर बोलते हैं। ठीक है, जब सरल भाषा में, मतलब सिंपल भाषा में जब आप बात कर सकेंगे ना कोई चीज के बारे में, मतलब आपको उसके बारे में पता है। जब आपको पता नहीं होता तो भारी वर्ड फेंकते हैं आप, ये वो। ठीक है, आपको ही मतलब नहीं पता है, आपको पता, सामने को भी नहीं पता है, तुम्हारे दोस्त को। ठीक है, सिंपल इज टफ। अगर आपको सिंपल ढंग से कोई चीज पता है ना, मतलब आपको नॉलेज है उस चीज के बारे में। ओके, सो आवर फोकस इन द क्लास विल बी, स्टार्टिंग का कुछ क्लासेस में अपना फोकस ये रहेगा कि मेरे को टॉपिक समझना है और क्लास में उसको याद कर लेना है, ताकि घर में जाके तुम पढ़ने वाला है भी नहीं, वैसे है कि नहीं? घर में आके तो मैं नहीं पढ़ने वाला, जो पढ़ूंगा यहाँ पढ़ूंगा। ओके, तो उसी अप्रोच से पढ़ाई करेंगे, बीकॉम तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। ओके, आर वी क्लियर? अब पूरा डेफिनेशन एक बार लास्ट टाइम देखो, अब बताओ हर एक वर्ड क्लियर है कि नहीं है इसके अंदर? डन है? एंड आई कैन, जो भी टॉपिक तुम क्लास में पढ़ रहे हो ना, आई कैन बेट यू, चाहे वो CA फाइनल का स्टूडेंट हो या CA इंटर का स्टूडेंट हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तुम उस टॉपिक के बारे में उनसे बात करो, वो बोलेगा तुमको आता है। उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए ना बीकॉम के लिए, तो बस ठीक है। आई कैन बेट, जो टॉपिक क्लास में पढ़ा दिए हैं उसके बाद जाके तुम किसी इंटर फाइनल का स्टूडेंट झगड़ा कर लो उस टॉपिक में, उसको इतना पता होगा तो तुम उसको बोलना वेल डन, पढ़ाई किया है।
ठीक है, तो तेरे को तो पता है जितना पता होना चाहिए, उसको इतना पता है तो उसको बोल सकता है ठीक पढ़ा, ऐसे ही पढ़ो हो जाएगा। करना मत, मार खाएगा फालतू का सीनियर से। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, ठीक है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ये ऑडिट कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। दो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी मतलब मेन ऑब्जेक्टिव। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट करने का तुम्हारा, तुम पढ़ चुका ऑलरेडी, ये बताना कि कंपनी जो है, कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स। बीकॉम में इसलिए 2 लाइन में लिखा है, वरना इंटर में इसको 1 लाइन में पढ़ाता है हम। बीकॉम में थोड़ा फैलाना पड़ता है ना चीज को, ठीक है ना। स्टूडेंट लोग बोलते बीकॉम का सर कम से कम 3 किलो का तो आंसर लिख के आना पड़ेगा, तो मार्क्स नहीं मिलेगा। टीचर उठाएगा बोलेगा हाँ 2.5 किलो, चलो ठीक है पास। जैसे 2 किलो मतलब फेल कर सकता है, ऐसा तुम लोग को लगता है, ठीक है, ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे अच्छा है कि दोनों तरफ लाइन खींच लेना ताकि स्पेस ज्यादा खा लो, पर फालतू का ज्ञान मत लिख के आना, मार्क्स कट लेगा, ठीक है। वो बीकॉम चला गया जिसमें सब बोलता था भैया कहानी लिख के आए मार्क्स मिल गया, लास्ट मोमेंट भालोटिया सजेशंस। मेरे स्टूडेंट्स लोग बोल रहे हैं मेरे को पता है, हम बोले कैसा रहा सजेशन, सर पूरा बुक ही दे दिया। बोले अभी सजेशन काम नहीं करेगा, पहले करता था एक टाइम पे, अभी नहीं करता कुछ, ठीक है। सो बेटर ये है कि जो क्लास में बताया जा रहा है भाई नहीं करता, बता रहा हूँ, आई कैन गिव यू रीजन, पहले क्यों करता था अभी क्यों नहीं करता, उसका रीजन भी है मेरे पास। हाँ चलो, 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स। हम तुमसे एक चीज पूछ रहे हैं, कोई तेरे को धोखा दे रहा है, तुम आसानी से पकड़ लेगा क्या। क्यों नहीं पकड़ पाएगा भाई, आसानी से नहीं पकड़ पाएगा ना, कि बस गए और ये था धोखा पकड़ लिया, टाइम लगेगा ना। और जरूरी है हर बार धोखा पकड़ लेगा, नहीं, क्यों। हाँ एकदम बिल्कुल। तो मतलब क्या है, अगर हम कंसील कर रहे हैं अकाउंट्स में, तुम अलग फीलिंग में चला गया, वहां हम जा नहीं रहे थे, हम वापस से अकाउंट्स में लेके आता है तुमको कि अगर हम अकाउंट्स में कुछ फ्रॉड कर रहा है तो बेटा बहुत दिमाग लगा के कर रहा है ना, और हो सकता है 2-3 जन को मिला के कर रहा है काम, तो क्या उसको डिटेक्ट करना इजी है, नहीं है। तो अपना लॉ क्या बोलता है, अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बोलता है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है सीए का, ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, खाली वो बताओ। सर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव फ्रॉड एंड एरर डिटेक्ट करने का, बोला कि ये सेकेंडरी है, मतलब मेन काम नहीं है ये। सर मेन काम क्यों नहीं है ये मैनेजमेंट का मेन काम है, देखना कि कंपनी में फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर तुम्हारा कंपनी है तो तुम्हारा मैनेजमेंट का काम है ना कि फ्रॉड हो रहा है कि नहीं, और चेक करो। बाहर का मतलब घर का आदमी फ्रॉड देख नहीं पा रहा है, बाहर का आदमी को बोला कि देखो फ्रॉड निकाल के दो सारा, होगा पॉसिबल, नहीं होगा पॉसिबल। तो इसीलिए ये हम लोग का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, एज अ सीए इन प्रैक्टिस इट इज आवर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आया, सीए ऑडिट किया कंपनी का और सीए ओपिनियन देता है ट्रू एंड फेयर व्यू, वेरी नाइस कंपनी। 2 महीना बाद कंपनी के ऊपर फ्रॉड का एलिगेशन लगता है, 2 डायरेक्टर जेल में खा रहा है खाना फ्री का, तो सीए के ऊपर भी उंगली कर देता है, बेटा तुम ट्रू एंड फेयर व्यू बोला था ना इसको। तो सीए क्या करेगा, सॉरी सर गलती हो गया, क्या बोलेगा वो, अरे नहीं जाएगा। हाँ सीए ये बोलेगा सर मेरा प्राइमरी काम तो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ, मैंने बताया। मेरा सेकेंडरी काम है डिटेक्ट करना फ्रॉड एंड एरर, ये तो प्राइमरी काम मैनेजमेंट का है ना। उसके बावजूद भी मैंने कुछ प्रोसीजर अप्लाई किया, पर मेरे को कुछ भी फ्रॉड और एरर नहीं मिला, मेरे को कुछ भी फ्रॉड एंड एरर नहीं मिला। अगर वो सीए ये चीज प्रूव कर देता है कि उसने तो प्रोसीजर्स अप्लाई किया था पर उसको कुछ फ्रॉड एरर नहीं मिला, तो उसको उंगली भी नहीं कर सकता कोई, जेल में लेके आएगा, पागल है, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर इज दैट ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन फॉर्म होता है इसके अंदर। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन फॉर्म होता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। तो तुम क्या करेगा, तुम इसको 2 तरीके से आंसर को लिख सकता है, एक तो जैसे हम लिखा है वैसे लिख देगा। सेकंड तुम क्या करेगा, तुम एक फ्लोचार्ट ऐसा बनाएगा और यहाँ लिखेगा प्राइमरी, यहाँ लिखेगा सेकेंडरी। प्राइमरी में
ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं कर रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो लिखेगा। सेकेंडरी में दो और एरो निकालेगा, उसमें लिखेगा डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, डिटेक्शन ऑफ एरर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ टू डिफरेंशिएट योर आंसर फ्रॉम अदर्स। ओके, क्लियर है यहां तक? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर तो 90% बीकॉम का स्टूडेंट सही लिख के आएगा। क्वेश्चन ये है मेरा कि एक चार्टेड अकाउंटेंट ने कंपनी का ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है, बता दिया। 2 महीना बाद कंपनी के ऊपर फ्रॉड का केस लग गया। अब सीए को पकड़ना चाहता है, बोलना चाहता है कि तुम्हारा गलती है, तुम फ्रॉड पकड़ नहीं पाए। तो क्या ये आरोप सही है कि गलत है? सीए बच सकता है कि नहीं बच सकता है? हाँ, तो सीए अगर बोलेगा कि सर मैंने तो सारा प्रोसीजर परफॉर्म किया था, पहला रीजन ये, मेरे को आप क्यों नहीं पकड़ो, रीजन नंबर 1 कि मैंने सारा प्रोसीजर परफॉर्म किया है। रीजन नंबर 2, सर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड एरर डिटेक्ट करने का किसका है? मेरा तो सेकेंडरी है ना, तो उनको पकड़िए, मेरे को क्यों पकड़ रहे हो? क्लियर? गुड। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ ऑडिट। जब तुम ऑडिट करने जा रहे हो, तुम्हारा स्कोप क्या है? व्हाट इज योर स्कोप? सपोज करो तुम डेकोरेटर है, ठीक है, भैया बोले कि आओ क्लासरूम डेकोरेट करना, तुम भैया से पूछोगे ना कि भैया पूरा वॉल में डेकोरेशन चाहिए क्या, बेंच कौन सा कलर का बैलून्स लगाना है, स्पीकर चाहिएगा क्या, बेंच पे भी कुछ करना है क्या? तो सबके हिसाब से बिलिंग बढ़ेगा ना, वो है ना। वही जो स्कोप है, और ऑडिट का स्कोप कैसे डिटरमाइंड होगा? एक सीए जब किसी का ऑडिट पकड़ता है कि हाँ मेरे को ऑडिट करना है इसका, तो ऑडिट करना है इसका, मैं क्या क्या चीज ऑडिट करेगा वो, तो उसका जो स्कोप है कैसे डिटरमाइंड होता है, ठीक है। तो अगर सपोज को तुम सीए है, तेरे को कोई नॉलेज नहीं है, मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि तुम क्लाइंट के पास गया है, तो स्कोप कैसे डिसाइड करेगा? क्लाइंट से बात करके डिसाइड करेगा ना, कि अपने मन में सोच लेगा हाँ हाँ हाँ, कर लेंगे ऐसा, क्लाइंट से बात करेगा ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? थर्ड पॉइंट, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब तुम और तुम्हारा क्लाइंट बैठ के आपस में टर्म्स डिसाइड करेगा। क्लाइंट बोला ये ऑडिट करना है, तुम बोला सर इसके बाद ये भी करना पड़ेगा, तो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट से स्कोप डिसाइड होता है। सर 2 वर्ड और लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, आपको लॉ का रिक्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है, और आपको ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का भी रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना है। सिंपल भाषा में बोलेंगे स्कोप कैसे डिसाइड होगा? सर क्लाइंट के साथ बैठेंगे, डिसाइड कर लेंगे। पर जब तुम वो डिसाइड कर रहा है, तुमको 2 चीज का ध्यान रखना है कि लॉ क्या बोला है, और सर लॉ ऐसे बोलता रहता है, सर लोग बहुत बोलता है, तो क्या उनका बात को हम इग्नोर कर सकते हैं? वचन समझ रहे हैं ना, एक तो लॉ है और एक और कर रहा है ऑडिट का बात, ठीक है। तो एक पप्पा है और एक पप्पा के भी पप्पा है, ठीक है ना, तो दोनों का बात तुम इग्नोर नहीं कर सकता। एक तुम बैठा है यहाँ पे, ठीक है, तुम क्लाइंट के साथ बैठा है, ये तुम है, अपना मन का करो, सब्जेक्ट टू पप्पा एंड सब्जेक्ट टू बड़ा पप्पा, ठीक है ना। तो यही सिंपल सा स्कोप, मतलब आंसर क्लियर हो गया। सर स्कोप कैसे डिसाइड करेंगे? सर हम लोग टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के हिसाब से करेंगे, पर लॉ का बात को और किसका बात, अगर इन दोनों का बात याद रख लिए टर्म्स ऑफ ऑडिट डिसाइड करने के टाइम पे, सब बढ़िया है। और नहीं याद नहीं रख पाए, क्या लेगा तुम्हारा भाई, ठीक है, तब जेल जाना पड़ेगा, फ्री का खाना, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ओके, देखो वहां पे लिखा हुआ है नोट, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट कैन नॉट ओवरराइड लॉ एंड ICAI। जो आपका टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है ना, वो लॉ और ICAI के ऊपर नहीं आ सकता। ओके, ना इधर वापस, लेट्स फोकस हियर अगेन। भाई इसको कैसे करें, तुम लोग के साथ पढ़ाई करना है ना, अब ठीक लग रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज ऑडिट? हेल्प योर फ्रेंड, सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट। सबको मौका मिलेगा क्लास में, जब पूछेंगे तब। किसका एग्जामिनेशन है? किसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? कंपनी का। एंटिटी बोला था वो, पीछे से प्रॉम्प्ट किया था एंटिटी वर्ड, इक्विटी नहीं, ठीक है ना। ऑफ एन एंटिटी, एंटिटी प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग दोनों चलेगा क्या?
एंटिटी का ही चेक कर रहे हैं, तो ओपिनियन जो दे रहे हैं ट्रू एंड फेयर भी शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा? क्या ट्रू एंड फेयर भी शो करना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है तुम्हारा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर भी शो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका ओपिनियन कौन दे रहा है? ऑडिटर। ऑडिटर कौन हो सकता है? नहीं, अब भाई हम ये नहीं बोले कि जाके कौन काम कर रहा है, हम बोल रहे हैं एज एन ऑडिटर कंपनी किसको अपॉइंट कर सकता है। तुम्हारे पास कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे हैं अपने, ठीक है ना? सीए, सीए इन प्रैक्टिस, सीए इन एम्प्लॉयमेंट, सीए इन बिजनेस। सीए इन प्रैक्टिस सही जवाब, वेरी नाइस। ठीक है, तो क्लास में अटेंटिव रहना पड़ेगा, मैं पूछता रहता हूँ, ठीक है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है पूछना। सेकेंड टॉपिक क्या पढ़े थे हम लोग? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट हम लोग का सेकेंड टॉपिक था। भाई कितना ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट का? फर्स्ट बेंच, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दो ऑब्जेक्टिव होता है। व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? ट्रू एंड फेयर स्टेटमेंट अपने को नहीं बताना पड़ता है, अपने को ये बोलना पड़ता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर शेड्यूल फॉलो करके बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। व्हाट इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव? लास्ट में हाँ, एकदम टेक योर टाइम, आई हैव नो हरी। हाँ करेक्ट, तुम क्वेश्चन पूछा था कि आंसर दे रहा था मेरे को? हाँ आंसर दे रहा था ना, तब ठीक है। टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर्स इज माय सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। अगर हम फ्रॉड एंड एरर डिटेक्ट नहीं कर पाया तो क्या एज ए सीए मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन अराइज हो सकता है? नहीं हो सकता है, प्रोवाइडेड हम कुछ करेंगे तभी तो। अगर हम ढंग से काम नहीं किया तभी मेरे को जेल में नहीं डालेगा क्या? हाँ, तो अगर मैंने अपना सारा चीज को ढंग से काम किया है तो आई कैन टेल कि फ्रॉड एंड एरर डिटेक्ट करने का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है भाई? मैनेजमेंट का, ठीक है ना, इसलिए मेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब तीसरा टॉपिक जो है अपना, तीसरा टॉपिक भाई तुम बता, स्कोप पढ़े थे, स्कोप कैसे डिटरमाइंड होगा भाई? टाइम के हम बैठ के वर्ड क्या यूज करेंगे अपने इंग्लिश में? भूल गए, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। कोई दिक्कत नहीं है, सब याद आएगा, पहला क्लास है यार, नो इशू। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, बाई टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में अपने लॉ को और आईसीआई को लात मार सकते हैं क्या? एकदम नहीं मार सकते, पापा बड़े पापा का बात मानना ही पड़ेगा, कैन नॉट ओवर राइड। ओके, 3 टॉपिक खत्म हो गया तुम्हारा, याद भी हो गया तुमको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या हुआ? अरे नहीं, बताओ बताओ बताओ, शेयर विथ मी ऑल्सो। हाँ नहीं नहीं, इतना क्या खुशी है जीवन में, 3 ही टॉपिक तो पढ़े अपने। हे भगवान, क्या 4 बार अटैक दे देगा भाई उसको, इतना घंटा पढ़ाता नहीं है। सुनो सुनो, मैं 1.5 आवर से ज्यादा कभी नहीं पढ़ाया जिंदगी में। खाली तुम लोग का ये जो अभी हुआ था ना, जिसमें बीकॉम मेला जो था, उसमें जो पूरा रिवीजन था, हाँ उसको पढ़ाना पड़ा था मेरे को, वरना इतना लंबा क्लास में कभी नहीं लेता। मैं मैक्सिमम 1.5 आवर, मैं सीए फाइनल में भी 1.5 घंटा से ऊपर नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है स्टूडेंट लोग का सुनने का क्षमता बहुत कम है। एक तो स्टूडेंट है, ऊपर से बैठ के सुन रहा है, बात समझ रहा है, अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है ये। नॉलेज का भंडार है, तुमको बोलने में बोलेंगे अभी तुम बोलते रहेगा 3 घंटा, तुम लोग बैठ के सुन रहे हैं, मतलब रेस्पेक्टफुल बात है ये मेरे लिए ना। बेटा मार खाएगे तुम, समझ रहे हो क्या? देख भाई क्या है ना, मार्क्स आएगा तो तुम ना सर को याद करोगे ना मेरे को याद करोगे, तुम अपने दोस्त को याद करो, भाई कितना आया, पार्टी दे रहा है क्या? ठीक है, ये 3 टॉपिक याद रहेगा तुम लोग को। नेक्स्ट टॉपिक का खाली 1-2 पॉइंट डिस्कस करेंगे फिर छोड़ देंगे, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी अपना टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। इधर इधर इधर, माई क्लास माई रूल्स, ठीक है, हाँ माँ का माँ के रूल्स।
तो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है तुम्हारा, और तुम्हारा काफी बार एग्जाम में रिपीट भी होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। या तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा तुमसे, या तो इसका हर एक पॉइंट का अलग मीनिंग है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सबसे पहले इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस, इसका मतलब क्या है? जो तुम नहीं है, मतलब फीलिंग वही है। ऑनेस्ट होना चाहिए, कितना ऑनेस्ट है पता ही है। अनबायस्ड होना चाहिए, कितना अनबायस्ड है पता ही है। एंड शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, कसम से भैया किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते हम। एग्जाम तक बोलता हम आ गए, बोलता हट आते रहता, तो कई बार आया गया तुम। हमको आज तक एग्जाम इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया भाई, हम नहीं बैठे तो नहीं बैठे पढ़ने, ठीक है। ऐसा मत करना, मजाक कर रहे हैं। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस का मतलब है कि जो ऑडिटर है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, एंड शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीबॉडी। पॉइंट नंबर बी, जो तुम लोग हर दोस्तों के बीच में रहता है, कॉन्फिडेंशियलिटी। भाई बताना मत, हाँ भाई दोस्त बदल ले, अगर बता ही देते तो भाई दोस्त बदल ले। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है? एज अ सीए जब आप किसी कंपनी का ऑडिट करते हैं ना, तो आपके हाथ में बहुत सारा इंफॉर्मेशन आता है जो बाहर के लोगों को नहीं पता है, राइट। तो उससे क्या होता है, सपोज करो कोई लिस्टेड कंपनी है, उसका शेयर प्राइस, कुछ नया चीज आने वाला है, तुमको पता है, तुम ऑडिट कर रहे हो, तो शेयर प्राइस बढ़ सकता है, घट सकता है ना उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। तुम क्या इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? पर करोगे तुम, पता है मेरे को, पर करना नहीं है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है कि ऑडिटर शुड नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज क्लाइंट विथ एनी थर्ड पार्टी। आप किसी भी बाहर वाले इंसान के साथ वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। कब कर सकते हैं? जब कानून बोला है करने के लिए, तब कर सकते हैं, ठीक है। या क्लाइंट खुद बोल लिया कर लो, तब कर लेना, ठीक है। वापस से समझाते हैं। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर। क्वेश्चन टफ करना है तो तुमसे क्या करेगा, एक सिनेरियो दे देगा तुमको कि मिस्टर ए के यहाँ पे, मिस्टर ए कौन है? गैंगस्टर, ठीक है ना। उसका तुम ऑडिट किया, उसको भी तो ऑडिट कराना, पैसा ज्यादा है भाई, वो ऑडिट करवाया तुमसे, तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ में लगा, तुम अच्छे नागरिक की तरह इन्फॉर्मेशन दे दिए, वो उल्टा तुम पे केस कर दिया, तो अब तुमको क्या जेल में जाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलना चाहिए से नहीं मतलब है, कानून अंधा होता है। यही गलत किया सबसे पहले, क्लाइंट के साथ जो कॉन्फिडेंशियलिटी का है पहले तो वो मेंटेन किया गया, तो ना हो पाएगा। हाँ तो पहले तो इसको सजा मिल गया, हाँ अब तुम्हारा बारी है। कॉन्फिडेंशियलिटी तोड़ा, उसका तुमको सजा मिलेगा भाई, पर तुम भला नहीं काम किया है। तुम 1 साल फ्री का खाना खाएगा, वो 10 साल फ्री का खाना खाएगी, करोड़ों का फ्रॉड किया हुआ है। बात समझ में आया? तो इसका मतलब नहीं है कि, तुम्हें कहने का मतलब समझ रहे कि 4 जन को मारने वाला था वो आदमी, उसको तुम घोप के मार दिया, हम तो ठीक ही किए ना, पर कानून तोड़ा है ना भाई, तो तुमको सजा मिलेगा, उसको सजा मिलेगा। बात समझ में आया मेरा? तो कॉन्फिडेंशियलिटी, ये जो वर्ड है ना कॉन्फिडेंशियलिटी, इसके ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि आपने क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियलिटी तोड़ा जग भलाई के लिए, बोला वेरी नाइस, तो आपको कम कुछ दिन का फ्री का खाना मिलेगा, और जो बड़ा कांड किया उसको ज्यादा दिन का फ्री का खाना मिलेगा, ओके। देख भाई रियल लाइफ में ऐसा मत करना, पुलिस मिला हुआ है, मैं काम करने का, हम लोग बताएंगे आगे मतलब अपने सिलेबस में शायद नहीं है टॉपिक। इस कंसेप्ट को बोलते हैं विसल ब्लोअर पॉलिसी। हर कंपनी में ऐसा होता है कि अगर आपको कुछ ऐसा फ्रॉड होते हुए दिख रहा है तो अपना नाम नहीं बताते हुए कांड बता देना, और इस तरह से बताना कि तुमको भी पकड़ ना ले। जैसा टेबल तेरा मन, पर तेरा नाम किसी को पता नहीं चलना चाहिए, पता चल गया ना तो तुम फेमस हो जाओगे, नेक्स्ट दिन ही अखबार में आ जाओगे, ठीक है ना। दैट इज ट्रू। तो बी स्मार्ट, ये नहीं कि बेवकूफ की तरह पुलिस स्टेशन चले गए, सर पता है आपको, इधर आ इधर आ, इतना सुतेगा फिर बोलेगा हमको तो पता ही था बेटा। बस समझ में आया मेरा? एग्जाम में नहीं पूछेगा, कम बैक टू एग्जाम। तो कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, याद रहेगा कि भैया क्लाइंट का जो इंफॉर्मेशन है वो तुम्हारे, हाँ सर हम किसी बहुत मन कर रहा है सर बताने का,
बता सकते हैं? कब बता सकते हैं? क्लाइंट का परमिशन से। क्लाइंट परमिशन देगा नहीं, क्लाइंट बोलेगा हाँ कोई बात नहीं, फ्रॉड किए बता दो, तुम नहीं करेगा ना ऐसा। पर क्लाइंट बोल रहा है अगर कोई बात नहीं बता सकता है तो बता सकता है तुम, और लॉ का प्रोविजन में लिखा हुआ है अगर कि बताना है आपको तो आप बता सकते हैं। आर वी क्लियर? अगर लॉ का प्रोविजन में लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा ऐसा करता है तो आप डिस्क्लोज कर देना, हम देख लेंगे, तो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट है स्किल एंड कंपिटेंस। स्किल एंड कंपिटेंस। अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट है ना भैया और इन प्रैक्टिस है तो सबको पता है कि आप स्किलफुल है, और कंपिटेंट मतलब काबिल। काबिल मतलब समझता है ना, गाना भी उसके ऊपर, वो पता है मेरे को, मूवी भी है। कौन है हीरो? वेरी नाइस। एग्जाम में नहीं पूछेगा भाई, इतना डिटेल में ऑडिट का बता देगा ना, रैंक आएगा तेरा। पॉइंट नंबर डी, वर्क परफॉर्म बाय अदर्स। क्या एक एज अ सीए, तुम सपोज करो तुम सीए है, क्या एज अ सीए जब तुम ऑडिट करने जाता है तुम किसी का और का किया गया काम का रिपोर्ट यूज कर सकता है क्या? कर सकता है, उसको उस इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। लॉ कितना प्यारा है तुम्हारे लिए, बोला है लॉ सीए भैया आप यूज कर लेना, लेकिन उसके बाद जो ओपिनियन देंगे ना लायबिलिटी तुम्हारा ही रहेगा। तुम ये नहीं बोलेगा सर मिस्टर एक्स का रिपोर्ट यूज किए थे हम, उनको पकड़िए आप, तो लॉ बोलेगा बे यूज कौन किया था? तुम ना, तुम लायबल है। हाँ, तो लॉ क्या बोला बेटा, तुमको जिसका रिपोर्ट यूज करना करो, हमको मतलब नहीं है, पर तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हारा ओपिनियन, माँ लाइफ ना, वैसे माँ ओपिनियन, तो तुम्हारे ओपिनियन के लिए तुम जिम्मेदार हो, वो दूसरा आदमी जिम्मेदार नहीं है। बात समझ में आया भाई? तो वर्क परफॉर्म बाय अदर्स में दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, क्या सीए किसी और का किया गया काम को अपने ऑडिट में यूज कर सकता है क्या? यस सर, उसका जो काम यूज किए थे उससे सीए खतरनाक ओपिनियन दे दिया कोई, तो उस ओपिनियन के लिए जिसका काम यूज किए थे वो जिम्मेदार है कि सीए जिम्मेदार है? सीए जिम्मेदार है। तो सीए को देख लेना चाहिए कि जिसका काम वो यूज कर रहा है ढंग का है कि बस यूज कर रहे हैं, नहीं करना। ठीक है, तो उसका काम पहले देख लेना कि मेरे काम में आएगा यूज, अगर यूज आएगा तो कर लो, पर ओपिनियन के लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? सीए हिमसेल्फ। द ऑडिटर हिमसेल्फ विल बी लायबल फॉर द ओपिनियन। आर वी क्लियर? यहीं तक करेंगे आज। पहले ये 4 पॉइंट वापस पढ़ रहे, रुक जाओ भाई, घर ही आना, रुक जाओ। पहला पॉइंट क्या है? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। सर ये क्या है? सर वही चीज जो हम है, ऑनेस्ट, अनबायस्ड एंड नेवर इन्फ्लुएंस्ड। हम लोग का ना खाने का भी चीज इन्फ्लुएंस करता है लोग, ठीक है, अपने इन्फ्लुएंस होते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब तुम्हारा जो इंफॉर्मेशन तुम ऑब्टेन किया है, जो तुम बोला सही बोला है, जो तुम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन किया है उसको अपने पास ही रखेगा, थर्ड पार्टी से शेयर नहीं करने का है। कब शेयर कर सकते हैं? ठीक है, क्लाइंट का परमिशन ले लिए और लॉ बोला है करने के लिए तो कर सकते हैं। स्किल एंड कॉम्पिटेंट, तो ऑब्वियसली यू आर सीए इन प्रैक्टिस, मतलब आपका स्किल है और आप काबिल है ये काम करने के लिए। एंड फोर्थ पॉइंट इज वर्क परफॉर्म बाय अदर्स। क्या दूसरा का किए गए काम को आप अपने ऑडिट में यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन ओपिनियन अगर गलत हो गया बेटा तो सीए हिमसेल्फ इज लायबल। वो दूसरा पार्टी पे उंगली कर सकता है क्या कि नालायक ढंग से करना था तेरे को? नहीं ना। ठीक है, यहीं तक खत्म करते हैं अपने। ठीक है, क्लासेस ऐसे ही चलता रहेगा एंड आई होप कि बाय द टाइम वी कंप्लीट आवर क्लासेस तुम लोग का भी सिलेबस खत्म हो जाएगा। याद मतलब बाय लर्न। टेस्ट होगा हर एक चैप्टर के बाद, में बताएगा नहीं कि चैप्टर खत्म हो गया टेस्ट है, ऐसे बोलूंगा नहीं मैं खाली इतना बोलूंगा चैप्टर खत्म हो गया। भाई हम एक चीज एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में, किसी भी क्लास में स्टूडेंट लोग को बोलो कि टेस्ट है, नेक्स्ट दिन छुट्टी हो जाता है।